प्यारे बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है VVBBC चैनल। करेंगे पाठ नंबर 2, जूझ। लिखा है आनंद यादव ने। जूझ का मतलब होता है संघर्ष। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि कैसे वो जो है जीवन में संघर्ष करता है, और जब उनकी पढ़ाई बचपन में बंद हो जाती है तो वो किस प्रकार दोबारा शुरू करता है। ये संघर्ष जो है इसमें दिखाया गया है। देखें पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता माने बेचैन था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। यहाँ पर दादा से मतलब पिता। लेखक अपने पिता से ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि वो पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने के लिए स्कूल जाना चाहते हैं। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता था कि कोई दादा को समझा दे। मुझे उसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। यानी कि लेखक ये मानते थे कि पूरा जीवन अगर खेत में मेहनत की तो उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यानी कि जो चीजें उनके पास पहले थी उनके दादा के समय में, वो अब उनके पास अब विराजमान नहीं है। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है, यानी पीछे लेके जा रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, बिठोबा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। यानी कि बिठोबा आना क्या होता है? कोई भी व्यापारी जो व्यापार करता है, हाथ का काम करने वाले या कोई भी दुकान का काम करने वाले लोग होते हैं, उसको बोलते हैं बिठोबाना। काम करने वाले, अपना काम करने वाले। बिठोबाना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते थे। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्लू चलाना होता। ईख पेरना होता है। ईख को जो है ईख को कोल्लू में से निकाल कर उसका रस निकाल लेना, ईख पीड़ना जो बोलते हैं। ईख को कोल्लू में से कोल्ली में डालकर उसका रस अलग कर लेना। कोल्लू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्लू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती। बहुतायत होता है अधिकता, और भाव नीचे उतराते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता, और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि को कुछ और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ जरा ज्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए। यानी कि ये उनके पिता का कृषि ज्ञान था, और वो ये मानते थे कि गुड़ की बजाय जो है भाव ज्यादा मिलना चाहिए। गुड़ चाहे कम निकले लेकिन भाव ज्यादा मिलना चाहिए। इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्लू सबसे पहले शुरू होता था। यानी कि लेखक के पिता जो सबसे पहले कोल्लू शुरू करते थे ताकि वो गुड़ बनाकर बाजार में सबसे पहले बेच पाएं। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए। यानी कि हमने जो है कोल्लू जल्दी शुरू कर दिया इस साल भी, और हम उस काम से पहले ही जो है फारिग हो चुके थे। काम हमने पहले खत्म कर दिया था, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे, यानी सभी घर के सदस्य धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। कंडे थापना होता है गोसे थापना। गोसे जो होते हैं उनको थापने का काम होता है कंडे थापना। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। यानी कि लेखक कहता है कि मैं अपनी माँ की मदद जो है गोसे थापने में कर रहा था। अपनी माँ को बाल्टी में पानी भर के ला के दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहा था, और ऐसा करते हुए बातें भी कर रहा था। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए, और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं, यानी कि मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरेला सुअर की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था। कहने का आशय है कि जो लेखक की माँ है वो भी उनके पिता से
लेखक की पढ़ाई की बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उनके पिता से डरती थी। उनके मन में उनके पिता के गुस्से का जो जंगली शोर है वो गहराई तक बैठा हुआ था, और जैसे ही उसके पिता के सामने पढ़ाई की बात की जाती या बात करने की कोई जो है शुरुआत करता या ऐसा कुछ साहस करता, तो पहले जो है गुर्राने लगते थे, यानी कि उसको जो है बड़ी ही डरावनी नजरों से देखते थे। अब मट्ठा यानी खेती काम, खेती के सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है, इसलिए कहता हूँ तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कहे, आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूंगा तेरे साथ, तू उन्हें सब कुछ समझाकर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि लेखक अपनी माँ को राजी कर लेता है अपनी पढ़ाई के लिए, और वो जो है दत्ताजी राव के पास जाने के लिए उनको कहता है, और वो अपनी माँ को समझा करके साथ ले जा करके कहता है कि उनकी पढ़ाई को दोबारा शुरू कर दिया जाए। पढ़ाई उनकी जो बीच में रह गई है उसके लिए वो दत्ताजी राव का सहारा लेते हैं। ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। तड़पन होता है बेचैनी। पढ़ाई के लिए उनके मन में जो बेचैनी थी, पढ़ाई के प्रति उनके मन में जो जिज्ञासा थी, उसके बारे में वो जानती थी, समझती थी। वह समझती थी 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। कहने का आशय है कि लेखक की माँ उन्हें पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता के आगे उसकी एक नहीं चलती थी, इसलिए वो भी जो है थोड़ा दुखी होती थी, परेशान रहती थी। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। माँ ने देसाई को यह भी विश्वास दिलाया कि दादा को सारे गांव भर आजादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। खेती में जोतना होता है खेती के काम में लगा देना। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे, अब उसे मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह से देख। कहने का मतलब ये है कि माँ और बेटा दत्ताजी राव को समझाने में सफल हो जाते हैं, और दत्ताजी राव जो है उनकी पढ़ाई के लिए बात करने को तैयार हो जाते हैं। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नजदीक आ गई है। मैं यदि अभी से कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है। मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है। इसमें बताता है लेखक कि किस प्रकार उसका जो है समय जो है बेकार चला गया, और अब जो उनके पास ज्यादा काम नहीं था, इसलिए वो पढ़ाई करना चाहता है। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तू भी आ जाना रे छोरा होता लड़का। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सब बातें कही हैं, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बात बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। निडर होता है बिना डरे, निर्भीक। इनमें बताया गया है कि दोनों माँ बेटा दत्ताजी राव को समझाने में सफल हो जाते हैं। दत्ताजी राव से वो कहते हैं कि वो यहाँ आए हैं, इसके बारे में उनके पिता को कुछ ना बताए, उनके सामने जिक्र ना करे,
क्योंकि उनके पिता जब उनसे नाराज हो जाएंगे और उनकी जो है पिटाई या उनके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। इसलिए दत्ताजी राव कहते हैं कि तुम जाओ, मैं अपने आप देख लूंगा, मुझे जो करना है मैं अपने आप कर दूंगा। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते, दादा घर पर आया, मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, शाक बाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया। मालिक होता स्वामी। क्या होता है मालिक? स्वामी, पति। खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना, कुछ काम वाम था। दादा ने अधीरता से पूछा। अधीरता होता बेचैनी, व्याकुलता। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। मैं हो आता हूँ, तब तक तो रोटियां सेक ले। गणपा आए तो उसे खेतों में भेज देना। पहले ही गणपा ये जो है लेखक के लिए प्रयोग किया गया है। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीत जाने या बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है। जीमना होता है खाना खाने के लिए। क्या था जीमना? खाना खाने के लिए या भोजन ग्रहण करने के लिए। अच्छा, मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया है रे छोरे? छोरे मतलब लड़के। दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ थोड़ी देर। अभी तो आया है वह मेरे पास। जी, मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी, 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों? रत्नापा। रत्नापा कौन है? ये लेखक के पिता है रत्नापा। हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू कर दिया। जिरह होता है बहस करना, सवाल जवाब करना शुरू कर दिया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत की, यानी कि उनको जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे और उनसे जो है बातचीत की। दादा एक खूब हजामत बनाई, मतलब उनको डांटा फटकारा, उनको जो है कुछ बातें सुनाई। देसाई के मट्ठा होता है खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है। लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। कहने का आशय ये कि जो बातें लेखक ने बताई थी देसाई को, सारी बातें उन्होंने जो है अपने तरीके से उनके पिता के सामने रखी। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर। सुबह शाम जो उसके वह काम कर यहाँ और पाठशाला जाते रहना। मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके पास ज्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। बर्ताव माने व्यवहार। मैंने मना कब किया है जी। इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकालकर जरा नजरों के सामने रख लिया है। कैसी आदतें? चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है। कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। क्या रे छोकरे? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन आता है इकट्ठा करना, बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए
थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था। मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। कहने का आशय ये है कि जो लेखक हैं वो पाठशाला जाने के लिए दत्ताजी राव से बात करते हैं और दत्ताजी राव उनके पिता से बात करते हैं। दोनों में बहस होती है और अंत में जो है दत्ताजी राव पूछते हैं लेखक से, तो वो उनकी बातों के संतोषजनक उत्तर देते हैं और उनकी बातों को सुनकर दत्ताजी राव उनके पिता को एक बार फिर से समझाने का प्रयत्न करते हैं। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। नापास नहीं हुआ है कभी, नापास होता है फेल होना। नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी। मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से। देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो दादा ने मन मारकर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चलाना। ढोर होता पशु। और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिर लगाना। समझे? मंजूर है का? हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर हैं। मन आनंद से उमड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे सवेरे खेतों पर आता रहूंगा न। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ। कुचलना माने होता है दंड देना। कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पड़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। बालिस्टर होता है बैरिस्टर यानी कि वकील। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। रोते धोते होता है जैसे तैसे। रोते धोते होता है जैसे तैसे। पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 बजे से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। उसे मैं मजे से सहन कर लेता था। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था उन्हीं के साथ बैठकर अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक कोने पर जा बैठा। इस पैरे में बताया गया है कि जो लेखक है वो बताता है कि रोते धोते कक्षा शुरू हो गई और उसके पिता ने जो उनके सामने शर्तें रखी थी वो सारी उन्होंने मान ली। और कक्षा में जाने के बाद जो माहौल मिला वो उसे कुछ अच्छा नहीं लगा।
उसका नाम भी हाजिरी रजिस्टर में लिखा हुआ था। नापास होता है फेल। नापास क्या होता है? फेल। जो फेल होता है उसको बोलते हैं नापास। क्या बोलते हैं? नापास या अनुत्तीर्ण। उसके नाम के आगे लिखा हुआ था। उसके साथ ऐसे ऐसे बच्चे जाते थे जो कम उम्र के थे और जिनको वो कम अकल का मानता था। अब उसे उनके साथ ही बैठना पड़ेगा और उनके साथ ही रहते हुए कक्षा में पढ़ाई करनी पड़ेगी। इन सब को देख करके लेखक का मन जो है खट्टा हो जाता है। कहने का आशय है कि उनका मन थोड़ा दुखी होता है, परेशान होता है। प्यारे बच्चों, ये थी जूझ पाठ की वीडियो। इसमें जो काम करवाया गया सभी उसको अच्छे से ध्यान से सुनेंगे।